हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंकुर काम्बोज अपने एमबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। आई होप आपकी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के माध्यम से मोस्टली सॉल्व हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम 18 एमसीक्यूज को देखेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर that is divisible by all the numbers from 1 to 5 both inclusive। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात की लीस्ट नंबर की बात की गई है, तो आपको एलसीएम लेना होगा और साथ में जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 से लेकर 5 तक, जिसमें दोनों को इंक्लूड किया गया है, ये सभी नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। आइए देखते हैं हम इसके एलसीएम को हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2, उससे हम इन सभी नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। अगेन आपको ये देखना है क्या ये फिर से जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी एक नंबर भी अगर आपका 2 से डिविजिबल हो सकता है तो आप उसको डिवाइड करें। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर आपको देखना होगा, जो कि आपका होता है 3। यहाँ पे हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं एक नंबर को। अब हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5, और ये सभी नंबर्स को आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा एलसीएम निकालने के लिए। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 एंड 5 16। तो हमारे पास एलसीएम आता है 16। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड वन क्वेश्चन आपको कहता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। यहाँ पे आपको सबसे पहले रफ में एक ग्राफ प्लॉट कर लेना होता है। 0, देन 1, 2, 3, अगेन 1, 2, 2,3। तो आप इसको थोड़ा डिस्टेंस कम कर लेते हैं हम स्पेस की अकॉर्डिंगली। 1, 2, 3, अगेन 1, 2, 3, सो दैट देखिए कि P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, यहां पर 2 एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रहा है एंड 3 वाई के लिए है। तो ये मेरा P पॉइंट रहा होगा, P 2,3। क्योंकि डिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करना है, तो आपको ये चेक करना है कि कितने यूनिट आपका ये P इस एक्स एक्सिस से होगा। तो मैंने देखा कि यहां पर मुझे ये 3 यूनिट डिस्टेंस पर मिलता है, इसलिए इसका आंसर होता है आपके पास 3। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ Q इज। ओके, आपको इन दोनों के इक्वल रूट्स हैं और इन दोनों इक्वेशन के इक्वल रूट्स के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, Q की वैल्यू को। तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इन एक्स, मैं यहां पर लिख देता हूं आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12। तो क्योंकि 2 इसका एक रूट है, तो आप पॉलिनोमियल इन 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमें 0 वैल्यू देता है। आप x को 2 से रिप्लेस करा दीजिए। यहां पे ये वैल्यू आपको 0 प्रोवाइड कराता है। 12 प्लस 4 इज 16 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 16 को आप इधर ट्रांसपोज कराएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देता है, और b इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाय 2 विच इज 8। सो दैट b को वैल्यू मेरे को मिलता है -8। सेकेंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे को b भी यहां पर मिल रहा था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, और इस b की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस b के लिए -8 एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मिलती है एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस क्यू मिलती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू आपको मिल जाता है। यहां से कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू को मैं 1, बी की वैल्यू को -8 और सी की वैल्यू को क्यू कंसीडर करा सकता हूं। देन इसमें जो आपके पास एक पॉइंट था जिसमें आपको कहा जा रहा है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल रूट्स हैं, इसके लिए हमें ये पता है कि कभी भी इक्वल रूट्स की बात की जाएगी तब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखते हैं और जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम यहां पर पुट कर दिया करते हैं। तो b की वैल्यू को मैं यहां से -8 -4 एज इट इज, a की वैल्यू के लिए मैं 1 को यहां पर पुट करूंगा और c की वैल्यू के लिए q मैं यहां पर पुट कर देता हूं। -8 स्क्वायर इज 64 -4q इज इक्वल टू 0। 4q को आप इधर ट्रांसपोज कराएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ इधर ट्रांसपोज हो जाता है और 64q इज इक्वल टू 64, ये मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में रिलेशन, तो यहां पर 4 आएगा। यस, q इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 16। तो चेक करते हैं क्या हमें अपने ऑप्शन में 16 अवेलेबल है। यस, ऑब्वियसली होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ इन ट्राइंगल ABC, जस्ट होल्ड डाउन, मैं इस पेज को थोड़ा नीचे ले जाता हूं जिससे कि आपको इजीली स्पेस मिल पाए सॉल्यूशंस के। आपको कोई डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आपको अपने कमेंट सेक्शन में डालकर पूछना है कि सर आप हमें किसी भी क्वेश्चन में जहां पर भी इश्यू आपको लगे मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फोर्थ वन क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, यहां पे आपको प्रोपोर्शन दिए हुए हैं साइड्स के, AB डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय FD। देखिए सबसे पहले आपको इसमें रफ फिगर में ट्राइंगल्स जनरेट कर लेने हैं। मैंने यहां पर ट्राइंगल जनरेट किए हैं ABC। दूसरा ट्राइंगल में जनरेट करूंगा DEF है, तो मैंने पहले ट्राइंगल जनरेट कर दिया। अब मेरे को कंफर्म करना है कि कौन सा AB के प्रोपोर्शनल में कौन सी साइड है, DE। मतलब AB आपको इस साइड पर दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको DE भी इसी साइड पर मिलना है। बट यहां पर एक केस है, केस ये है कि आप इस वर्टेक्स को D लिखेंगे या फिर इस वर्टेक्स को आप E चूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, मैं बताता हूं आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। या तो आपके पास ये वाली एज साइड को हम DE से हम डिनोट कराएंगे या फिर ED से, दोनों में से एक ही चीज होगी। आप समझ सकते हैं कि इनको आपको चूज करने के लिए हेल्प करेगा सेकंड प्रोपोर्शन वाला ये BC अपॉन FD। तो BC इज हियर, यहां पे आप क्या करेंगे, FD चूज करेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर D आपको दिख रहा है, इट मीन्स मैं यहां पर F सेट करा सकता हूं। F एंड D ये मेरे लिए फ्रूटफुल यहां पर हो सकता है। तो मैं इस DE को यहां से कैंसिल कर दूंगा और मेरे पास जो यहां पर नेमिंग होती है ऐसे हो जाएगी EDF। अब आप नोटिस कीजिए AB अपॉन DE, दिस साइड AB अपॉन DE आपको मिल रहा है। आफ्टर दैट BC डिवाइड बाय FD, ये भी आपको यहां पर प्रोपोर्शन के केस में मिल रहा है, BC डिवाइड बाय FD। दैट्स मीन कि अब हमें जो यहां पर वो बोल रहा था कि आप ये चेक कीजिए कि एंगल भी किसके इक्वल है, क्या एंगल भी एंगल E के इक्वल है। चलिए चेक करते हैं, एंगल भी मेरा यहां पर है, क्या मैं यहां पर E देख पा रहा हूं, नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं रहेगा। AD के इक्वल होता है क्या, आइए ये चेक करते हैं। A तो यहां तो E है, नहीं, ये भी ऑप्शन आपका चूज नहीं हो सकता है, आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन ऑप्शन है आपके पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो यस यहां पर एंगल B एंगल D के इक्वल ये हो सकता है। नेक्स्ट वन AF, ऑब्वियसली ये तो नहीं ही होगा, तो AE के है, तो ये भी हमारा नहीं था। इसके लिए हमारा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वन है आपके पास द वैल्यू ऑफ K फॉर विच इक्वेशंस 3x plus 5y is equal to 0 and kx plus 10y is equal to 0 has a non-zero solution।
तो इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ये क्या रखते हैं, आपके नॉन जीरो सॉल्यूशन रखते हैं और आपको इसके लिए आपको k की वैल्यू बतानी होगी। करना क्या है इसमें हमें कि इसको हम फर्स्ट वन इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और सेकंड इक्वेशन को आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि a1 आपका 3 है, b1 आपको 5 मिलेगा, c1 आपका 0 होगा। इस वाले केस के अकॉर्डिंगली a2 आपका k, b2 10 है और c2 0 रहेगा। तो क्योंकि इन्होंने नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात की है, इसलिए हम यहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 चूज करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन 2 चूज करने पर हमें क्या मिलेंगे, ये वैल्यूज हमें यहां पर पुट करना होगा, k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आइए पुट करते हैं इनकी वैल्यूज को। 3 डिवाइड बाय k इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10। अब आपको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर डाल देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय के इक्वल टू 3 इंटू 10 और इस 5 को भी आप ट्रांसपोज करा लीजिए। डायरेक्ट भी करा सकते हैं जिसको अगर क्लियर है। k इज इक्वल टू 6। देखते हैं क्या हमें k की वैल्यू यहां पर 6 अवेलेबल है क्या। हाँ जी, a, इसका a ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वन आपको कहता है 5 tan स्क्वायर a। अगेन इसको एक ब्लैंक स्पेस पर ले जाता हूं। ओके, और भी अवेलेबिलिटी है क्वेश्चंस की, तो थोड़ा सेटअप कर लेते हैं इसको। यस, तो 6 क्वेश्चन है आपका 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1। इस वैल्यू को आपको बताना है ये किसके इक्वल है। तो आप इन दोनों में क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए। आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता है, आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर होता है और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। बट ये कैसे होगा, तो ये इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपका tan स्क्वायर है माइनस sec स्क्वायर है किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। दूसरी चीज में अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर सेम है, बात एक ही है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, sec स्क्वायर a के होता है। अगर आप tan स्क्वायर a यहीं पर रखते हैं और 1 का ट्रांसपोज कराते हैं तो वो sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाता है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है, आप जिस भी तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। मतलब tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए का वैल्यू -1 आपको देखने के लिए मिलता है। +1 -5 +1 इज इक्वल टू -4। ये बताने का रीजन यही है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, जनरली बहुत ही स्पीडली करने के चक्कर में इसको sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर आ जाते हैं, जिससे आंसर मेनली गलत हो जाता है। और सबसे ज्यादा इसमें कुछ इस तरह से देगा कि पॉजिटिव वैल्यू को रखते हुए 6 वैल्यू वहां पर जरूर देगा, 6 और -4, जबकि आंसर -4 है। आइए देखते हैं क्या दोनों वैल्यूज हैं क्या वहां पर। यह देखिए यहाँ पर 6 भी है और -4 भी है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए इस वीडियो के बाद। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल इक्वेशन x इन द ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर बाय क्वाड्रेटिक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। x इन द ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2
इन द ब्रैकेट x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 डायरेक्टली लिख देता हूँ। आइडेंटिटी है मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, आप जानते हैं। ट्रांसपोज कराते हैं, इधर मूव कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पर होती है कि स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, सेकेंड लाइन तक करने के बाद अपने टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि उनको एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख गया और बहुत ही जल्दी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मार्क करके आ जाते हैं। जबकि आप जब सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिला है x प्लस 12 इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराता है। तो आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना होता है। 1 मार्क्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वन है, इफ लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। मतलब कि अगर लेंथ शेडो की ट्री के शेडो की क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है, तब उस केस में एंगल एलिवेशन का क्या होगा। तो देखते हैं, हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि मैं अगर यहाँ पे इसको शेडो कंसिडर कराऊं, ये मेरे पास एक ट्री हो गया, ए पी क्यू मैं बोल देता हूँ, पी क्यू मेरा एक ट्री हो गया, और एक केस में मेरे पास यहाँ पर 60 डिग्री अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, राइट, 60 डिग्री देख पा रहा हूं, तो यहां से आप कह रहे हैं कि शेडो क्या हो रही है, ट्री की कम हो रही है, छोटी हो रही है। अभी देखिएगा, शेडो यहां से यहां तक अगर मैं कंसिडर कराता हूं, अगर मैं इसको आर और इसको एम बोल देता हूं, तो आप समझिएगा इस केस को। शेडोज क्या क्या है, शेडोज क्या क्या है, यहां पर क्यू आर है और एक बार मैंने कहा क्यू एम है, इस ट्री पी क्यू की, ट्रीज पी क्यू। तो शेडो क्यू आर कैसी है, आपको ये छोटी शेडो दिखाई दे रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, मतलब आप क्यू एम से क्यू आर की तरफ जा रहे हैं ना, शेडो कम हो रही है। अब ये क्यू एम आपका क्या है, ये ऑब्वियसली इससे छोटा होगा, मैं इसको 30 डिग्री मान लेता हूं, आप 20 15 कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम शेडो को डिक्रीज कराएंगे तो ऑब्वियसली आपके जो ट्री की जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और पास ले आते हैं तो आप देखिएगा, ये अगर मैं इसको 80 कंसिडर करा लूं तो देखिए आपके पास, और आप जो है यहाँ पर इसको कम कर रहे हैं, अब की बार आपने शेडो इतनी रख ली है और एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बढ़ता जा रहा है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द nth टर्म ऑफ एन एपी। आईपी को हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, 5,2, -1, -4, -7 इज, हमें nth टर्म यहां पर बताना है। तो nth टर्म हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम a से रिप्रेजेंट कराते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, हम यहां पर कहेंगे a2 माइनस a1, जो क्या होगा 2 माइनस 5 विच इज -3, राइट। हमें a का वैल्यू मिल गया, हमें d का वैल्यू -3 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें nth टर्म को बताना है, सो दैट nth टर्म का फॉर्मूला यहां पर हम पुट कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने यहां पर पुट कर दिया। आफ्टर इसके बाद आपको क्या करना है, a का वैल्यू यहां पे डालिए 5, n की वैल्यू आपको पता है क्या है इसमें, नहीं यहां पर n की वैल्यू नहीं है और nth टर्म ही है हमारे पास, तो n माइनस 1 d इज -3, इसको हम यूज कर सकते हैं +3n -3, 5 -3 इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पर,
इसको दोबारा हम देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 5 प्लस एन माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू 5। माइनस थ्री को आप इसके अंदर एंट्री कराएंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री एन माइनस माइनस प्लस थ्री इज इक्वल टू 8 माइनस थ्री एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये नेगेटिव वैल्यू, तो आपको बहुत ध्यान से करना होता है। 8 माइनस थ्री एन, यस सी 8 माइनस थ्री एन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बट फिर से हम इसको सही से सेट करा लेते हैं जी। क्वेश्चन इज 10th, द वैल्यू ऑफ साइन 60, जस्ट अ मिनट, साइन 60 कोस 30 साइन 30 एंड कोस 60। तो ऑल दो ये आपको जो है एक फॉर्मूला मिलेगा 11th स्टैंडर्ड में, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी से रिलेटेड, बट अभी 10th में आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है साइन 60 की वैल्यू पुट करके। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है। कोस 30 की वैल्यू भी आपको √3/2 मिला करती है, प्लस साइन 30 इसकी वैल्यू 1/2 है, और कोस 60 इसकी वैल्यू भी अगेन 1/2 है। तो √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/2, दोनों का आप एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इज 4, तो आप करेंगे 3 प्लस 1/4, 4/4 विच इज 1। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, यहाँ पे देखिए 1 वैल्यू आया है, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा आप ऑप्शंस को चूज करते हुए कि साइन 60 क्या साइन 60 की वैल्यू 1 होती है, नो। tan 45 की वैल्यू 1 होती है क्या, यस। ये वैल्यू नहीं होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। cos 45 की वैल्यू 1 होती है क्या, नो। tan 90 की, नो। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की कैटेगरी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if two positive integers m and n are expressible in the form m is equal to p cube q and n is equal to p cube q square where p comma q are prime numbers। यहाँ पर p और q आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको एलसीएम बताना है m n का। देखिए कि कभी भी आपको वैल्यू इस तरह से मिलेगी तो आपको पैनिक नहीं होना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। p क्यूब q स्क्वायर, क्योंकि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है m n का, तो आप दोनों में आप कॉमन वैल्यू देखें p और इसमें दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको आप चूज कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे इसमें और इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, p क्यूब, 3 हाईएस्ट पावर है, तो हमने p क्यूब यहाँ पर चूज किया है। अगेन आप q क्यूब और q स्क्वायर में किसको चूज करेंगे, यस। अब आपने सही सोचा होगा कि क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्यूब है तो p क्यूब q क्यूब यहाँ पर आप ले लेते हैं, ये एलसीएम के लिए है, तो p क्यूब q क्यूब यहाँ पर आपको सी ऑप्शन मिलता है करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, the angle of elevation of the top of building from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the building is 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो हम बिल्डिंग है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमने कंसिडर किया कि पी आर एक बिल्डिंग है और ये क्या कर रहा है, 30 मीटर की दूरी से 30 डिग्री के एंगल को बना रहा है। तो ये 30 डिग्री के डिस्टेंस से 30 डिग्री का एंगल ही ये बना रहा है। मतलब हमारे पास पी आर, यहाँ पे क्यू ले लेता हूं, तो ये हमारे पास 30 मीटर का डिस्टेंस एक क्यू पॉइंट पर हो जाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें से पूछा गया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब हमारे पास किसका टास्क होगा, यहाँ पर हमारे पास ये पी आर और पी क्यू का यहाँ पर चूज करने का हमें देखना होता है। तो 10 30 हम जानते हैं
क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये मैंने ले लिया पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है, पी क्यू मुझे गिवन है 30 और tan 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जो कि होती है 1 डिवाइड बाय √3। तो पी आर इज इक्वल टू 30 को हम इधर ट्रांसपोज कराते हैं डिवाइड बाय √3। ऑल द √3 को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, बट पहले चेक करते हैं ऑप्शंस को। यस, हम रेशनलाइज करा लेते हैं। 30 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 30 √3 अपॉन 3 10। आई होप आपको रेशनलाइज करना आता होगा। अगर आपको रेशनलाइज से किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, उस पर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आता है, जहां पर रेसिप्रोकल ऑफ अदर आता है। मतलब मैं इसमें कहता हूं कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर हमने कहा कि एक रूट मेरे पास है अल्फा, तो ऑब्वियसली दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा विच इज 1 अपॉन अल्फा। और आपसे कहा गया है कि ये एक इक्वेशन है, मतलब 4x² माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जिसमें आपको के की वैल्यू को बताना होगा। तो बच्चों इसको फिर से मैं यही कहूंगा कि आप कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, और कंपेयर कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी और c की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब प्रोडक्ट अगर 0 हमारे पास आया है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हम जानते हैं ना भाई। अगर कभी भी आपको ये ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल की बात करेगा तो हमेशा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ध्यान कर लेना है। इस बात को आप हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें वैल्यू देता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए हमारे पास सी है के माइनस 4, ए का वैल्यू है मेरे पास 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा को मैं क्या कर देता हूं, कैंसिल आउट कर देता हूं। मतलब मुझे यहां पर क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू के माइनस 4 अपॉन 4। 4 को मैं इधर ट्रांसपोज कराता हूं, के माइनस 4, अगेन 4 इधर जाएगा तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू के। मेरे को के की वैल्यू मिल जाती है 8। आइए चेक करते हैं क्या 8 हमारे किसी ऑप्शन में अवेलेबल है। यस, यहां पर हम देख पा रहे हैं के की वैल्यू 8 हमें देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अब हम। 14th क्वेश्चन। अगेन 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 हम क्वेश्चन पेपर को अलग ही सेट कराना चाह रहे हैं बच्चों। यस, ब्लैंक स्क्रीन पर। ओके, क्योंकि आपको सॉल्यूशन देने होते हैं और अभी एकदम परफेक्ट आ गया है। कहाँ थे हम, 14th क्वेश्चन पर थे। यस, इफ a अपॉन 3, 4 is the midpoint of the segment joining the points p minus 6, 5 and r minus 2, 3, then value of a is। आपको a की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। p और r आपके पास यहां पे कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है -6, 5, r के लिए -2, 3, और यहां पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूं जो कि मिड पॉइंट है a डिवाइड बाय 3, 4 का। अब इस केस में आपको सिंपल है तो समझ में आ रहा होगा कि ये मेरे x1, दिस वन इज y1। तो मैं यहां पे ले लेता हूं x1 इज इक्वल टू -6, y1 इज इक्वल टू 5, हियर इज x2, x2 इज -2 एंड y2 इज 3। तो फिर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास x और y, हम इसको बोल देते हैं x और y, जो आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2
डिवाइड बाय 2 रहा होगा। x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, a डिवाइड बाय 3। x1 की वैल्यू हम यहाँ से चूज करते हैं -6 प्लस x2 -2 डिवाइड बाय 2। आइए इसको बस सॉल्व करना रहता है। a डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -6 -2 डिवाइड बाय 2। a डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 2। देन a इज इक्वल टू -8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 से मैं इसको 4 टाइम्स कर देता हूं तो ये हमारे पास आ जाता है -4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज -12। तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहां से, -12। आइए देखते हैं। यस, सी इज -12। वेरी गुड। अब नेक्स्ट मूव पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन, बट अगेन स्पेस की अवेलेबिलिटी जरूरी है। आइए 15th क्वेश्चन कहता है ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल द सिमिलर फिगर। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे इसमें कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वे सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीनिंग जानते हैं आप, 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा ही होगा कि हमारे पास सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बोलता हूँ और मैंने फिर से एक और यहाँ पर ट्राइंगल को जनरेट किया विच इज PQR, और इसमें मेरे पास 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कैसे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सिंबल आपका ये हुआ करता था। तो कहते हैं कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। दिस इज ट्रू कि हमारे पास ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि बट ऑल द सिमिलर फिगर्स, जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं वो बच्चों क्या नहीं हो सकते हैं, नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। वाई? रीजन ये है कि दोनों के दोनों की जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। जरूरी नहीं है कि वो आपका कॉन्ग्रुएंट ही हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको ध्यान रखना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। 16th क्वेश्चन कहता है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 48 इज इक्वल टू। आई होप इसको आप कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो। मैं इसको फिर आप इसको देखिएगा कि मैंने इसके कैसे कराया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है। 3x² - 48 इज इक्वल टू 0। आई होप आपने कर भी लिया होगा अब तक। अपने पोज करने के बाद x² हम यहां पर देख रहे हैं 3x² - 48, तो हम क्या करेंगे, 3x² इज इक्वल टू 48 लेते हैं। x² इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3 लेंगे, इसको हम 16 टाइम्स करेंगे, x² इज इक्वल टू 16 होगा। ध्यान रखिए x इज इक्वल टू हम यहां पर लेंगे +-4। अब होता क्या है यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू हमें मिलती है कैसी, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि x² 16 है। तो जनरली स्टूडेंट इसको क्विकली क्या बोलता है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं कह दूंगा कि ये तो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है +-4, 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव। तो ये कैसे आता है, ये हम इसको हमेशा इस तरह से मानते हैं कि x² की वैल्यू ऐसी रही होगी जिसमें दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 16 मिल रहा होगा। जब आप +4 का मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तब आपको मिलता है +16, और जब आप -4 और -4 का मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है 16। दैट्स वाई हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी x² की वैल्यू कुछ भी रही हो, आपको x इक्वल टू +- के साथ यूज करना होता है। तो एक अच्छा वाला क्वेश्चन था ये आपका। 17th क्वेश्चन देखते हैं। द मिसिंग टर्म्स इन एपी। मिसिंग टर्म्स इन एपी कहता है, मिसिंग टर्म्स इन एपी, एपी को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और मिसिंग टर्म्स को आपको यहां पर बताना है। किसको बताना है, ये ए है, मतलब A1 आप कह सकते हो, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। क्या करना होगा इसमें, A2 की वैल्यू हम लिख लेंगे 13, A4 की वैल्यू लिख लेंगे 3 और A2 की वैल्यू को हम यहां पर लिख लेते हैं A + D। ये आपका
फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अगर हम करेंगे तो ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, इसको मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू थ्री। हमारे पास ये दो इक्वेशन बन जाती हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। देन आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में या फिर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। तो अभी के केस में मैं 2 माइनस वन करना प्रेफर करूंगा। a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू थ्री, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, कैंसिल आउट। 2d इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 3 माइनस 13 माइनस 10, d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2, d इज इक्वल टू माइनस 5। इस d की वैल्यू को आपको पुट करना है। ये मैं आपके सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आपको कुछ ऐसा लेना है जो आपको इजी वे प्रोवाइड कराए। अगर आप 2 में कराएंगे तो आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है। a प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू 13, a माइनस फाइव इज इक्वल टू 13, 5 को आप ट्रांसपोज कराएंगे, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, a इज इक्वल टू 18। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं a की और d की, बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो फर्स्ट वैल्यू, तो ठीक है फर्स्ट वैल्यू तो a की ही वैल्यू होती है। आप यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर 18 को आप यहाँ पर सेट करा सकते हैं। मैंने 18 को सेट करा दिया। a3 वैल्यू चाहिए तो a प्लस टू डी, a प्लस टू डी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, और a और d की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करा देंगे। 18 प्लस टू ब्रैकेट में माइनस 5, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो 8 रही होगी। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। यस, 18,8 हमें यहाँ पर मिल जाता है। 18,8 को हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आगे देखते हैं, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर। तो ये आपके जो ग्राफिकली ये पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हम अपने क्वेश्चन पेपर को नीचे नहीं लाए इस बार क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 लिख लेते हैं। 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 था। आपको फिर से कंपेयर कराना है इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो सर यहाँ पर प्लस c1 तो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इसको सही तरह से सेट कराएंगे तो हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में सेट करा लेते हैं बच्चों। आफ्टर दैट इस इक्वेशन को आप कंपेयर करा लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। आपको a1 मिल जाएगा 7, b1 आपका होता है -1, c1 आपको मिलेगा -5। जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे, आप कंपेयर कराते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, तो आपको a2 की वैल्यू मिलती है 21, b2 की वैल्यू मिलती है -3 और c2 की वैल्यू ऑब्वियसली -10 मिलेगी, क्योंकि आपने इसको यहाँ पर इस तरह से सेट करा लिया होगा। डायरेक्टली आप कर सकते हो क्योंकि एमसीक्यू है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। चलिए, तो इसके बाद आपके पास क्या आता है, आप सबसे पहले देखेंगे क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है। a1 अपॉन a2 मतलब आपको a1 की वैल्यू और a1 यहाँ से a2 की वैल्यू यहाँ पर सेट करा देते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 देखने के लिए मिलती है। दैट्स गुड। अब आगे चलते हैं, तो आपको b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखनी है। b1 अपॉन b2 क्या है, -1 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस में कैंसिल कर देता हूं, 1 अपॉन 3। आप देखेंगे कि आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के क्या मिल रहा है, इक्वल देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन में यहाँ पर देख पाऊंगा जिसमें कहा गया था इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है, अब मे भी पॉसिबल वो पैरेलल हो और मे भी पॉसिबल कि वो आपका एक दूसरे के
इक्वल आपके पास आ जाएगा, कोइंसिडेंट आपका हो सकता है। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो C1 अपॉन C2 से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। C1 इज 5 एंड C2 इज 10। अगर A1 A2 इक्वल है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब हमारी दोनों लाइन कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको था, ये आपका पैरेलल हो जाता है, कोइंसिडेंट हम इसको नहीं बोलेंगे। तो ये आपके 18 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज बताइएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट इसी तरह से इसी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी सॉल्व करके बताऊंगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको बता सकता हूं अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड करेंगे, जैसा कि अभी आपके रिसेंटली हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस कंप्लीट हुए हैं। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं फिनिश। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसी के साथ गुड बाय।